तारीख के सबसे अजीम फातेह की कहानी एक हैरान कुन लम्हे से शुरू हुई। वो सिर्फ 12 बरस का था जब बादशाह के दरबार में एक वहशी घोड़ा लाया गया। घोड़ा इतना खौफनाक था कि कोई इसके करीब जाने की जुर्रत नहीं कर रहा था। बादशाह ने अपने माहिर सवारों को हुक्म दिया कि घोड़े को काबू में करें। एक एक करके सब आगे बढ़े मगर हर कोई नाकाम हुआ। घोड़ा बिखरा हुआ जमीन पर पांव मारता हनानाता और दरबारियों को खौफजदा कर देता। फिर अचानक बादशाह का 12 साला बेटा आगे बढ़ा। दरबार साकित हो गया। सब हैरान थे कि यह बच्चा कैसे मुकाबला करेगा, मगर उसकी आंखों में अज़्म और एतमाद की एक ऐसी चमक थी जो सबको चौंका रही थी। इसने घोड़े को गौर से देखा और राज पा लिया। असल में घोड़ा अपने ही साए से डरा हुआ था। लड़के ने फौरन घोड़े का मुंह सूरज की तरफ कर दिया। नरमी से इसकी गर्दन थपथपाई और करीब हो गया। पलक झपकने में वो घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। हैरत अंगेज तौर पर घोड़ा पुरसुकून हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको यकीन हो गया कि यह लड़का आम नहीं। यही वो लम्हा था जिससे एक दास्तान शुरू हुई। सिकंदर सिर्फ 20 बरस की उम्र में तख्त पर बैठा। 25 बरस का हुआ तो इसने ईरानी सल्तनत को रौंद डाला और 32 साल की उम्र तक दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। यह सफर ताकत, अज़्म और नाकाबिले यकीन ज़हानत का शाहकार था। जब वो 13 बरस का हुआ, इसके वालिद ने इसे दुनिया के अजीम फलसफी अफलातून के हवाले किया। ये फैसला महज तालीम का नहीं बल्कि तकदीर का मोड़ था। अफलातून की तरबियत ने सिकंदर को सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान नहीं बल्कि सोचने वाला फातेह बना दिया। 13 से 16 साल की उम्र तक अफलातून ने इसे फलसफा, मंतिक, तिब, साइंस और हुक्मरानी के असरार सिखाए। साथ ही जंगी हिकमत अमली और दुनिया को देखने का जाविया भी दिया। सिकंदर का जहन खिलता गया और उसके ख्वाब वसअत पकड़ने लगे। एक दिन अफलातून ने कहा, दुनिया एक नक्शा है और तुम वो हाथ हो जो इस पर नई लकीरें खींच सकता है। ये जुमले महज तालीम नहीं, आग की चिंगारी थे। सिकंदर की आंखों में चमक उभरी जैसे किसी ने इसकी रूह को झंझोड़ दिया हो। इस लम्हे इसके दिल में यह ख्याल न रहा कि वो शहजादा है, बल्कि ये यकीन जाग उठा कि वो दुनिया का मालिक बनेगा। इसकी नजरें आसमान पर थीं मगर ख्वाब जमीन की हुदूद बदलने के थे। फतह अब इसकी पहचान बनने वाली थी। अब उसके दिल में सिर्फ एक तलब थी। फतह सिर्फ मैसिडोनिया नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका और वो सरजमीनें भी जहां इंसानी कदम ना पहुंचे थे। वो फैसला कर चुका था, वो तलवार का शहंशाह ही नहीं बल्कि ख्यालात और फलसफे का भी हुक्मरान होगा। मगर तकदीर को अपना खेल खेलना था। 20 बरस की उम्र में इसके वालिद फिलिप का कत्ल हो गया। ये वाकया अचानक था लेकिन तारीख का सबसे बड़ा मोड़ भी। सिकंदर एक शहजादे से शहंशाह बनने की दहलीज पर खड़ा हो गया। मौरिखीन के मुताबिक यह कत्ल एक जाती दुश्मनी का नतीजा था, लेकिन कुछ कहते हैं कि इसके पीछे सिकंदर की मां ओलिम्पेस का हाथ था, क्योंकि फिलिप ने इसे छोड़कर नई शादी कर ली थी और एक नए वारिस का खतरा बढ़ गया था। फिलिप के खून बहने की रात सिकंदर की जिंदगी बदल गई। वो महज बादशाह का बेटा नहीं रहा बल्कि वो तख्त का वारिस और किस्मत का शहंशाह बन गया। इसी लम्हे दुनिया को एक नए हुक्मरान ने ललकारना शुरू कर दिया। बादशाह बनना आसान ना था। मैसिडोनिया के दरबार में दुश्मन घात लगाए बैठे थे और यूनान के शहरों में ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि एक नातजुर्बाकार लड़का तख्त पर बैठ गया है। सब समझ रहे थे ये सल्तनत टूटने वाली है, मगर सिकंदर की आंखों में एक गैर मामूली अज़्म झलक रहा था। बाप के कत्ल के बाद बगावतें हर तरफ फैल गईं। यूनानी रियासतों ने सोचा ये बेहतरीन मौका है मैसिडोनिया को गिरा देने का, लेकिन नौजवान सिकंदर ने हैरत अंगेज और फैसला कुन इक़दामात किए। साजिशें खत्म की, दरबार में इस्तेहकाम पैदा किया और यूनान के शहरों को एक एक करके घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तेबस शहर में जब बगावत उठी तो सिकंदर ने किसी कमजोरी का मुजाहरा नहीं किया। इसने शहर को मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद कर दिया ताकि बाकी रियासतें इबरत पकड़ें। यूनान पर गिरफ्त मजबूत करने के बाद सिकंदर ने अपनी निगाहें मशरिक की तरफ जमा दें, जहां ईरान की अजीम सल्तनत इंतजार कर रही थी। रास्ते में आने वाली छोटी रियासतें यह तो फतह हुई, यह फिर इत्तेहाद पर मजबूर कर दी गई। लेकिन असल जंग ईरानी शहंशाह दारा सिवम से होनी थी। इसके पास लाखों की फौज, बेपनाह दौलत और एक वसी सल्तनत थी, जबकि सिकंदर के पास सिर्फ 40,000 चुनिंदा सिपाही और एक जुनूनी अज़्म था। पहली बड़ी जंग इसस में हुई। सिकंदर ने दुश्मन को हैरान करने के लिए अपनी घुड़सवार फौज का शानदार इस्तेमाल किया। इसने लड़ाई को बराह रास्त दारा सिवम की तरफ मोड़ा। दान जंग में दारा सिवम खौफजदा होकर भाग निकला और उसका खानदान सिकंदर की कैद में आ गया। दारा की माँ, बीवी और बेटियां सिकंदर की कैद में थीं। सब ने सोचा वो उनकी तौहीन करेगा, मगर उसने इज्जत व वकार दिया।
दारा की मां से कहा, मैं तुम्हें दुश्मन की मां नहीं बल्कि मलिका के तौर पर इज्जत दूंगा। ये सलूक दोस्त और दुश्मन सबको हैरान कर गया। दारा ने हार के बाद हिम्मत ना हारी, नई फौज जमा की और सिकंदर को पैगाम भेजा, आओ दुनिया को तकसीम कर लेते हैं। तुम मगरिब ले लो, मैं मशरिक रख लेता हूं। लेकिन सिकंदर ने गुरूर से इनकार किया और कहा, एक सूरज के नीचे दो बादशाह नहीं हो सकते। दूसरी फैसला कुन जंग गोगामिला में हुई। डेरीस की फौज फिर तादाद में बेइंतहा ज्यादा थी, मगर सिकंदर की हिकमत अमली सिपाहियों का जब्त और जंगी नज्म ने पल्ला उसके हक में झुका दिया। दारा दोबारा भाग निकला, मगर इस बार किस्मत ने भी इसका साथ छोड़ दिया। अपने ही सरदारों ने दारा को कत्ल कर दिया ताकि सिकंदर की नजर में मुआफी पा सके। जब सिकंदर को दारा की लाश मिली तो वो गमगीन हुआ। इसने कातिलों को सजा दी और दारा को शाही एजाज के साथ दफन करवाया। अब सिकंदर ईरान की अजीम सल्तनत का मालिक था। ईरान की फतह के बाद सिकंदर की कामयाबी का तबल दुनिया भर में बजने लगा। इसका नाम ताकत और फतूहात की अलामत बन गया। इस वक्त इसकी निगाहें मिस्र पर अटक चुकी थी, वो सरजमीन जो ईरानी जुल्म के साये में सदियों से करा रही थी। जब सिकंदर की फौज नील किनारे पहुंची तो हैरत अंगेज मंजर देखने को मिला। मिस्र के अवाम ने इसे दुश्मन नहीं बल्कि निजात दहिंदा समझा। मजहबी रहनुमाओं ने इसे फिरौन का मुकद्दस लक़ब दिया, जो मिस्र का सबसे बड़ा और कानूनी हुक्मरान होता था। सिकंदर एक फातेह से बढ़कर दिखाई दिया, मगर इसने सिर्फ फतह पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि एक ख्वाब देखा। नील के दहाने पर एक नए शहर सिकंदरिया की बुनियाद रखी। रवायत है कि इसका नक्शा खुद सिकंदर ने बनाया, जिसमें अजीम कुतुब खाना और बुलंद मीनार शामिल थे। ये मशरिक को मगरिब का मिलाप बनने जा रहा था। सिकंदर ने फतूहात का सिलसिला जारी रखा और मशरिक की तरफ बढ़ते बढ़ते मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरजमीन तक पहुंच गया। यहाँ के घने जंगलात, बुलंद पहाड़ और तेज दरिया इसके लिए अजनबी थे। मौसम भी नया था और दुश्मन की हिकमत अमली भी बिल्कुल मुख्तलिफ। इस अजनबी खित्ते में इसका सामना राजा पौरस से हुआ, जो जंगी हाथियों और बहादुर सिपाहियों का मालिक था। पौरस सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि अपनी रियाया का हीरो था। इसके लश्कर की गरज, हाथियों की धाड़ और सिपाहियों का जज्बा दुश्मन के लिए खौफ की अलामत था। मैदान जंग लरज उठा। हाथी जमीन हिला रहे थे, तीरों की बारिश हो रही थी और सिपाही पूरे जोश व वल्वले से लड़ रहे थे। ये मंजर सिकंदर की फौज ने पहले कभी ना देखा था। लेकिन सिकंदर की असल ताकत यही थी कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना लेता था। इसने अपनी हिकमत अमली बदली। पहले हाथियों को तन्हा करने का मंसूबा बनाया। घुड़सवार फौज को अतराफ से हमले पर ममूर किया ताकि दुश्मन की सफ़ें टूट जाएं। फिर तीर अंदाजों को हाथियों को जख्मी करने का हुक्म दिया। आहिस्ता आहिस्ता पौरस की मजबूत दीवार में दरार पड़ गई। सिकंदर खुद सफ अव्वल में लड़ रहा था। नेज़ों और तलवारों की बारिश के बीच वो एक लम्हे को भी पीछे ना हटा। सिपाहियों ने जब अपने बादशाह को दुश्मन के बीच डटा देखा तो उनके हौसले डूबने हो गए। लड़ाई दिन भर जारी रही और मैदान कांपता रहा। बिलाखिर तवील और सख्त जंग के बाद राजा पौरस शिकस्त खा गया। वो जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ और सिकंदर के सामने पेश किया गया। दरबार में एक सनसनी थी। सबकी नजरें इस लम्हे पर जिमी थीं कि दुनिया का सबसे बड़ा फातेह अपने दुश्मन से कैसा सलूक करेगा। सिकंदर ने पौरस से सवाल किया, बताओ तुमसे कैसा सलूक किया जाए। जख्मी लेकिन पुरज़्म पौरस ने कहा, एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ जैसा सलूक करता है। ये अल्फाज कमरे में गूंज उठे। इस जवाब ने सबको हैरान और सिकंदर को गहरा मुतासिर कर दिया। सिकंदर जान गया कि असल फतह दुश्मन को गिराना नहीं बल्कि बुलंद ज़र्फी से इसका दिल जीतना है। इसने न सिर्फ पौरस को मुआफ किया बल्कि इसकी सल्तनत वापस दे दी और इसे अपना इत्तेहादी बना लिया। ये वो लम्हा था जो सिकंदर को दूसरों से अजीम तर बनाता है। अब तक सिकंदर एक ऐसी सल्तनत कायम कर चुका था जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी थी। इसके ज़ेरे नगीन मगरिब का मैसिडोनिया और यूनान, अलिफाशाई कूचक यानी तुर्की, मिस्र की सरजमीन, मेसोपोटामिया की वादियाँ, ईरान की अजीम सल्तनत, अफगानिस्तान के पहाड़ और बईसगीर का खित्ता शामिल था। बरसों की जंगों और अजनबी जमीनों ने सिकंदर की फौज को थका दिया था। जब इसने मजीद मशरिक दरियाए गंगा की तरफ बढ़ने का ऐलान किया तो पहली बार सिपाहियों ने इनकार कर दिया। सिकंदर ने समझाया, मगर उनके दिल सिर्फ घर वापसी चाहते थे। सिकंदर ने अपने सिपाहियों के इस फैसले को दिल से कबूल किया और वापसी का सफर शुरू किया। इसने ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की शहजादियों से शादियां की, जो सिर्फ ताल्लुकात नहीं बल्कि सल्तनतों को जोड़ने की तदबीर थी। कहा जाता है कि आज दुनिया की 1% आबादी में इसका DNA मौजूद है। हिंदुस्तान से वापसी पर बाबुल पहुंचकर सिकंदर एक पुरस्कार बुखार में मुब्तला हुआ।
صرف 32 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے بڑا فاتح زندگی سے ہار گیا۔ وہ اپنی عظیم فتوحات کے باوجود میسیڈونیا واپس نہ جا سکا اور ہمیشہ کے لیے تاریخ بن گیا۔ 12 سال کے مختصر دور میں اس نے آدھی دنیا کو زیر کیا۔ جنگی حکمت عملی سے لے کر سیاست اور اتحاد تک وہ صرف شمشیر کا نہیں دلوں کا بھی فاتح تھا۔ ایک نوجوان بادشاہ کی یہ داستان آج بھی سکندر اعظم کے نام سے زندہ ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں دیں۔ اور اب سے ایک سوال بھی ہے، اگر سکندر زندہ رہتا اور اپنی فتوحات جاری رکھتا تو کیا واقعی وہ پوری دنیا کو فتح کر لیتا؟